हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आपको रोड पर काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सकता है। और जिस तेजी के साथ में इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि आने वाले 2030 तक में इंडिया में आपको 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, तो उसके लिए जो है ना चार्जिंग स्टेशन के ऊपर में बहुत मैसिव स्केल में वर्क होना बाकी है। और अभी काफ़ी मैसिव स्केल में ऑलरेडी पिछले 2 सालों में भी काम हुआ है, तो भी बहुत सारा काम जो है चार्जिंग स्टेशन सिस्टम पर पूरा का ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें काम होना बाकी है। इस वजह से ये सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी सेक्टर के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जो है ना आज के वीडियो में बेसिकली हमारा जो डिस्कशन है वो इसी के ऊपर होने वाला है। यानी कि अगर आप डिस्कशन देखेंगे तो क्या रहेगा, तो बेस्ट 3 स्टॉक्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 स्टॉक को डिस्कस करेंगे। और यहां पर जो 3 स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, पहले आपको बता दूं कि प्योरली जो वीडियो है वो पूरी तरह से आपको बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से आपको नॉलेज एंड एजुकेशन बेस्ड ये वीडियो है, तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं समझना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 3 स्टॉक है ना, मैंने यहां पर ऐसा नहीं है कि तीनों मैंने स्मॉल कैप लिया है या तीनों मैंने लार्ज कैप लिया है। तीनों मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी से, यानी कि एक स्टॉक आपको स्मॉल कैप देखने को मिलेगा, एक स्टॉक आपको यहां पर मिड कैप की कैटेगरी से है और एक स्टॉक जो है वो आपको लार्ज कैप की कैटेगरी से। तो तीनों मैंने अलग अलग कैटेगरी से लिया है। ऑब्वियसली जो स्मॉल कैप का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है और फंडामेंटल भी उतने अच्छे नहीं है। बाकी लार्ज कैप जो कंपनी है वो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कंपनी काफ़ी लंबे समय से बिजनेस में भी है। और मिड कैप का जो स्टॉक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंपनी खराब है। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे कंपनी साइज छोटी होती जाती है उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी का जो रिस्क है वो हमको देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर आर्टिकल तो मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो है ना आपको शॉर्ट फॉर्म में पब्लिश करते रहते हैं। जहाँ पर हमने रिसेंट टाइम में एक नोट्स पब्लिश किया था कि 10 स्मॉल कैप स्टॉक विद स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, जो कि अभी आपको पता है कि पिछले 1 साल से स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी आपको वोलेटिलिटी हमको देखने को मिला और आपको 10% के आसपास का ओवरऑल निफ्टी में रिटर्न हमको देखने को मिला। पर ओवरऑल देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको काफ़ी लंबे समय से हमको नेगेटिव में ही है, बहुत ह्यूज गिरावट ह्यूज करेक्शन देखने को मिल रहा है। पर इस गिरावट और इस करेक्शन के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 1 सालों से जो है जबरदस्त रैली बनाई है। यहाँ पर आपको जो स्टॉक्स का लिस्ट देख सकते हैं, ऐसे मैंने आपको 10 स्टॉक मैंने टेलीग्राम में डाल के रखा है। तो वो जस्ट फॉर आप उसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिसर्च पर्पज से या फिर आप अपने नॉलेज के लिए जो है इन सारे स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं कि क्या क्या रीजंस निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से इन सारे स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को हम फर्दर एक्सप्लोर करें और डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर किया जाए। बाकी अगर आपने हमारे ऑफिशियल जो वेबसाइट है investingshalla.com, अगर आपने इस पर विजिट नहीं किया तो जाकर के आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मार्केट ओपन होने से पहले जो है ना जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक रहते हैं उस दिन के लिए, क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से क्या होता है ना कि किसी कंपनी को जो है मार्केट क्लोज होने के बाद में डे बिफोर यस्टरडे मार्केट जब क्लोज होता है तो किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता है, किसी कंपनी में जो है आपको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आता है। और इन सारे रीजंस की वजह से नेक्स्ट डे जो ये सारे स्टॉक्स होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि उसमें काफ़ी मूवमेंट की जो पॉसिबिलिटी है ना वो आपको निकल के आती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं ये मार्केट ओपन होने से पहले हम अपनी वेबसाइट में जो है पब्लिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि टोटल 10 स्टॉक्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ये जो स्टॉक्स है वो पर्टिकुलर दिन के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप वेबसाइट पर भी एक बार विजिट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मार्केट है इंडिया में वो अभी आपको करंटली कितना है। तो अगर आप देखेंगे ना करंटली ये जो मार्केट निकल के आ रहा है वो आपको $443.3 मिलियन का ये मार्केट है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2030 तक ये जो मार्केट है वो आपको बढ़ करके $1.90 बिलियन का, यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे ना तो 4 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो आने वाले 5 साल में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। अभी ये जो 4 टाइम्स का ग्रोथ है, अभी तक इंडिया में कितने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हैं, आने वाले टाइम में कितने लगने बाकी है, ये सारे नंबर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर्टिकुलर कौन कौन से स्टेट्स है जहां पर सबसे मैसिव स्केल में वर्क हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये भी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर ओवरऑल जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मार्केट है वो आपको कितने % के CAGR या कैगर से ग्रो कर रहा है, तो 27.18% के CAGR से हमको ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सारा डेटा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट इन इंडिया हैड अ मार्केट साइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 443 मिलियन, 24 से 30 में $1.9 बिलियन, 27.8% का CAGR। ये सारा डेटा जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हूँ। अब अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो लास्ट जो डेटा निकल के आया था 2022 में इंडिया में टोटल कितने चार्जिंग स्टेशन थे, तो ओनली 5151 स्टेशन थे। उसके बाद सिर्फ 2 साल के अंदर में ये जो नंबर है वो हमको यहाँ पर कैसा ग्रोथ देखने को मिला, तो सीधा सीधा 5 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिला। यानी कि अगर आप 2024 का डेटा अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से इंडिया में जो कितने चार्जिंग स्टेशन है, तो 25,000 आपको चार्जिंग स्टेशन हमको देखने को मिल रहा है। टोटल कितना, तो टोटल आपको सीधा सीधा 5 टाइम्स का ग्रोथ जो है वो लास्ट आपको पिछले 2 साल के अंदर में जो है हमको ओवरऑल देखने को मिला। तो एक मैसिव ग्रोथ आप इसको कंसीडर कर सकते हैं जो कि पिछले 2 साल में देखने को मिला। अभी करंटली राइट नाउ जनवरी 2026 में जो है ना, आपको कितना यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के पास में करंटली, तो ये डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज ऑफ जनवरी 2026 इंडिया हैज ओवर 29,277 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज सीन अ एक्सप्लोसिव इंक्रीज, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था ना कि एक्सप्लोसिव इंक्रीज जो हुआ है 2022 में कितना था, तो ये यहां से बढ़ करके आपको यहां पर जो आया सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर में, तो एक मैसिव ग्रोथ हमको देखने को मिला टोटल नंबर ऑफ स्टेशन में, और वो अभी आपको और तेजी से बढ़ भी रहा है। यानी कि अगर मैं पर्टिकुलर बताऊं, ब्रेकडाउन अगर आप करेंगे कि जो टोटल 29,277 जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है इंडिया के पास में, इसमें से जो फास्ट चार्जर है वो आपको 8,805 है, स्लो चार्जर्स अगर आप देखेंगे तो 20,000 से ज्यादा है। तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा आपको पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी कंपनी जो कि पर्टिकुलर फास्ट चार्जर के ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर आपको कैप्चर करेंगी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं तो डोमिनेंस किसका रहा है, तो अभी तक जो डेटा निकल के आ रहा है उसमें आपको स्लो AC चार्जर जो है ना, इसकी मेजोरिटी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा तो यही नंबर है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं पर्टिकुलर टॉप 5 स्टेट की अगर मैं बात करूं जहां पर आपको सबसे ज्यादा जो है ना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगाया गया, चार्जिंग स्टेशन लगाया गया ना, वो कौन कौन से स्टेशन है, मतलब कौन कौन से स्टेट है, तो नंबर 5 पर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। पूरे तमिलनाडु में 1781 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। उसके बाद आपको दिल्ली आता है, 1967 चार्जिंग स्टेशन है पूरे दिल्ली में। उसके बाद आपको यूपी देखने को मिलेगा, 2326 चार्जिंग स्टेशन है। नंबर जो आपको सेकंड पर जो है वो आपको महाराष्ट्र है, 4155 चार्जिंग स्टेशन है। नंबर 1 पर कौन सा स्टेट है, तो वो आपको यहां पर कर्नाटका देखने को मिलेगा। कर्नाटका में सबसे ज्यादा, यानी कि पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, तो अभी आपको 20% से ज्यादा जो है ना आपको अप्रोक्सीमेटली जो डेटा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से जो है यहां पर आपको सिर्फ एक स्टेट में 20% से ज्यादा जो चार्जिंग स्टेशन है वो सिर्फ हमको कर्नाटका में देखने को मिल रहा है। और कर्नाटका, तमिलनाडु, ये ऑब्वियसली ये साउथ की कुछ डेवलप स्टेट है जहां पर कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट अगर होता है ना, पॉजिटिव अपग्रेडेशन होता है इंडिया में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे आपको IT सेक्टर में हो, या फिर फर्दर किसी भी सेक्टर में, तो यहां पर ये सारी स्टेट जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि आने वाले टाइम में गुजरात अभी आपको लिस्ट में नहीं है, पर आने वाले टाइम में आपको गुजरात में भी मैसिव स्केल पे वर्क हो सकता है, क्योंकि गुजरात भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां पर हमने काफी मैसिव चेंजेस जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, या फिर अगर मैं EV इंडस्ट्री की बात करूं मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर काफी काम हुआ है। तो इसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ डेटा है जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट जो है इस पूरे सेक्टर को किस तरीके से अडॉप्ट कर रही है, किस तरीके से ग्रो कर रही है, क्या क्या चीजें पुश कर रही है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आ रहा है ना, वो आपको आ रहा है PM E-ड्राइव स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव स्कीम यहां पर आपको लेकर के आया गया है, जिसके थ्रू जो है ना पूरे इंडिया में आपको 72,300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगाया जाएगा पूरे इंडिया में। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि यहां पर जो भी ये चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा, इसके लिए टोटल बजट कितना रखा गया है, तो टोटल आपको 2,000 करोड़ का बजट यहां पर आपको अलग से सेपरेटली रखा गया है। और इसमें 100% सब्सिडी दिया जाएगा, यानी कि अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो गया, यहां पर जो एरियाज है ना, यहां पर 100% सब्सिडी दिया जाएगा। आपको एक भी रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी 80% सब्सिडी आपको दिएगा। जो इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया ना, या उसकी सप्लाई अगर आप करते हैं तो उसमें भी यहां पर आपको मिलेगा। बाकी 80% सब्सिडी जो है वो आपको बैटरी स्वैपिंग के लिए, चार्जिंग स्टेशन के लिए एनी लोकेशंस देखने को मिलेगा। प्रायोरिटी है आपको 1 मिलियन यहां पर पॉपुलेशन वाले जो सिटीज हैं वहां पर जो है चार्जिंग स्टेशन लगाने का टारगेट जो है आपको यहां पर रखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि इंडिया में मैसिव स्केल में आपको ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें आपको काम होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्च कब हुआ था, तो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तो टोटल जो बजट है इसका कितना है PM E-ड्राइव स्कीम का, वो 10,900 करोड़ है। और इसमें से जो सेपरेटली स्पेसिफिकली जो निकाला गया है ना 2,000 करोड़, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निकाला गया है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जिसमें से 22,100 चार्जर जो है वो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के लिए रहेगा, और 1,000 से ज्यादा जो है वो आपको बसेस
के लिए और टू व्हीलर के लिए भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये 2000 करोड़ का बजट है जो यहाँ पर काफ़ी पुश होगा सेक्टर को। बाकी उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फेम इंडिया स्कीम भी है, जो कि यहाँ पर इसके थ्रू भी क्या है, तो फेम अगर आप देखेंगे तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि जो भी कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, चार्जिंग स्टेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उन इसको मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करने के लिए जो है ना, इस स्कीम को यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाया गया है और इसमें काफ़ी तेजी के साथ में आपको इंप्लीमेंटेशन किया गया है। इससे काफ़ी सेक्टर को पुश मिलेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुश हमको आएगा, नए जॉब्स आएंगे और पॉल्यूशन को कम होने में जो है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल जब ग्रो करेगा तो पॉल्यूशन जो है आपको काफ़ी तेजी से कम होगा। ये कुछ डेटा है जो ऑब्वियसली आपको पता होगा। और वहीं रिसेंट टाइम में जो सबसे बड़ा मूव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है इस पूरे सेक्टर के लिए, वो है आपको ओएमसी कंपनी, यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ना, जो जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारी जो कंपनी है, वो आने वाले टाइम में टोटल आपको 22,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो अपने फ्यूल आउटलेट्स में आपको वो लगाने वाली हैं, इंस्टॉल करने वाली हैं और ये सैंक्शन कर दिया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये सारे जो अभी जहाँ पर आपको पेट्रोल डीजल मिलता है वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन भी हो जाएगा, तो इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी पुश मिलेगा। और ये 22,000 बहुत बड़ा नंबर है और ये 22,000 सिर्फ ये 2-3 कंपनी जो बड़ी बड़ी है यही मिल करके लगाएंगी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिमांड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी इंडिया में जो सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन जो है अभी कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, जहां पर टोटल 210 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इसका कुछ पॉइंट्स है, कुछ इस तरह का ये आपको एरिया है जहां पर पूरा का पूरा जो है ना 210 जो है आपको पॉइंट यहाँ पर आपको लगा करके रखा गया है चार्जिंग करने के लिए। और बाकी फर्दर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म का जो टारगेट क्या है, यानी कि आने वाले 2030 तक में कितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का टारगेट रखा गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 3.9 मिलियन पब्लिक एंड सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है बाय 2030 लगाना है, टू सपोर्ट द गोल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकिंग अप 30% ऑफ न्यू प्राइवेट व्हीकल रजिस्ट्रेशन। ये यहाँ पर जो गवर्नमेंट का टारगेट है, इसमें जो है ये 3.9 मिलियन, सोच सकते हैं अभी इंडिया में कितना है, ओनली 29,000 अभी करंटली हमको देखने को मिल रहा है जो कि चार्जिंग आपको स्टेशन है इंडिया के पास में। और इसको बढ़ा करके आपको यहाँ पर 1 मिलियन नहीं लेके जाना है, 1 लाख लेके नहीं जाना है, 3.9 मिलियन तक लेके जाना है। तो बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा और इस गैप को फुलफिल करने के लिए ऐसी कंपनी जो कि इस सेक्टर में वर्क कर रही है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो इस सेक्टर को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप चाहते हैं तो पार्टिसिपेशन भी दे सकते हैं। हमको कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी आया था जिसको मैंने यहाँ पर आपको कंसीडर किया हूँ। तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा सेक्टर है, तो एक सेक्टर है रोबोटिक सेक्टर। देखिए रोबोटिक सेक्टर की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसकी डिमांड जो है ना आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा, हालांकि अभी भी जो है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं बात करूं या फिर जो और पर्टिकुलर फार्मा सेक्टर की बात करूं, तो यहाँ पर बड़े स्केल पे जो है ना रोबोट्स का यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में आपको रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर में या रोबोट्स के ऊपर में वर्क कर रही हैं, चाहे इसका हार्डवेयर हो, चाहे इसका सॉफ्टवेयर हो, चाहे इसका आपको मेंटेनेंस का काम हो, तो जो भी इसका रोबोट्स रिलेटेड जो वर्क है, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में फर्दर डिस्कशन किया जाए तो आप सिंपली कमेंट में 1 लिख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि जो सेकंड टॉपिक वो किससे रिलेटेड है, तो एक बहुत ज़्यादा हमको कमेंट देखने को मिल रहा था कि सर अभी मार्केट करेक्शन में है, तो अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है ना वो काफ़ी ह्यूज करेक्शन के ऊपर में अवेलेबल है। और ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपको बिल्कुल आप रॉन्ग नहीं है। अगर आप कुछ इस तरीके से सोचते हैं तो बहुत सारे ओवर वैल्यू स्टॉक्स थे जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूशन उसका करेक्ट हुआ है, काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर वाले जो स्टॉक्स थे वो भी काफ़ी करेक्ट हुआ है। तो इस टॉपिक में अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ में 3 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक जो भी डिस्कस करें, तो इसके लिए आप सिंपली कमेंट में 2 लिखिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन से टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। उससे रिलेटेड फिर हम आगे का डिस्कशन जो है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की बात करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो एक लार्ज कैप कंपनी है, एबीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। और आपको बता दूं कि कंपनी साइज में काफ़ी बड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एग्जैक्ट साइज देखेंगे तो 99,400 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा। देखिए ये जो कंपनी है वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन है ये तो कंपनी बनाती है, साथ ही साथ में कंपनी का जो बिजनेस है ना वो आपको पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी कंपनी काम करती है, ऑटोमेशन का भी काम करती है, पावर टेक्नोलॉजी का भी कंपनी काम करती है। तो सबसे पहले एक बार हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे कि कंपनी क्या करती है, तो कोर बिजनेस ऑफरिंग में क्या क्या है। तो एबीबी इंडिया पोर्टफोलियो जो है वो कवर है डाइवर्स सेगमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट थ्रू एडवांस हार्डवेयर एंड डिजिटल इंटीग्रेशन। ये दोनों चीज जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि किसी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना या जो चार्जिंग स्टेशन होता है, इसमें आपको जो हार्डवेयर जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि हार्डवेयर के लिए आपको एसी के अल्टरनेट करंट के जो वॉल बॉक्सेस वगैरह होते हैं ये कंपनी आपको सप्लाई करती है। उसके अलावा देखेंगे तो जो डीसी फास्ट चार्जर्स होते हैं ना ये कंपनी यहाँ पर आपको सप्लाई करती है, अलग अलग साइज के आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखेंगे तो जो हाई पावर चार्जर होता है, यानी कि जो
टेरा 360 अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपको इंडिया का सबसे हाई, मतलब अगर आप, मैं आपको बताऊं, जो सबसे तेज़ी के साथ में जो चार्ज करता है ना, सबसे एडवांस टाइप का जो आपको चार्जिंग स्टेशन जो है वो टेरा 360 है। और ये कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग ए फुल चार्ज इन लेस देन 15 मिनट एंड सिस्टम अप टू 350 किलोवाट फॉर द अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। तो इसकी जो डिमांड है ना, जो मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में ऐसे चार्जर जो कि बहुत कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे, वो इस सेक्टर को आने वाले टाइम में डोमिनेट करेंगे। और इसमें अगर मैं एबीबी इंडिया की बात करूं तो टेरा 360 कंपनी के पास में एक सर्टिफाइड ब्रांड है। और ये टेरा 360 ऑलरेडी कंपनी वर्ल्ड के अलग अलग जो एडवांस जो यूरोप वगैरह जो कंट्री है ना, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में कंपनी इसको इंस्टॉल भी कर चुकी है। तो ये एक एडवांस चार्जिंग आपको यहाँ पर ये सिस्टम होने वाला है जिस पर आपको कंपनी वर्क कर रही है। बाकी हैवी व्हीकल चार्जिंग के लिए भी कंपनी यहाँ पर आपको लेकर के आ रही है। और बाकी आपको डिजिटल कनेक्टिविटी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपको जो एबीबी की एबिलिटी है वो आपको क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म भी कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर करेगा फॉर आपको मॉनिटरिंग के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी स्मार्ट मैनेजमेंट का भी आपको काम कर रही है। तो ये भी एक फोकस पॉइंट है कंपनी का। बाकी अगर आप एबीबी इंडिया को देखेंगे तो कंपनी जो है 30 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने बिजनेसेस को कंपनी करती है। इंडिया में कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन देखने को मिलेगा, 28 से ज़्यादा सेल्स ऑफिसेस हैं। और यहीं पर कंपनी ने अपने बारे में बताया है, जो एबीबी ग्रुप है, एबीबी इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर इन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन इनेबलिंग अ मोर सस्टेनेबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट फ्यूचर है। कंपनी एबीबी कहाँ की है, तो ये आपको स्विट्जरलैंड का ग्रुप है और ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में सारी चीज़ें बताया कि कंपनी हैज ओवर 140 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री एंड अराउंड 110,000 एम्प्लॉयज वर्ल्ड वाइड कंपनी में काम करते हैं। एबीबी इंडिया में देखेंगे तो ये लास्ट आपको 75 ईयर से इंडिया में कंपनी बिजनेस कर रही है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर के मोशन मतलब क्या होता है कि रोटेट करने वाले आइटम, जैसे कि आपको मोटर्स वगैरह हो गया ना, ये सारी चीज़ें आपको जो है कंपनी के इसी के अंदर में आता है। मोटर हो गया, ट्रैक्शन हो गया, बाकी प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स के लिए ऊपर में भी जो ऑटोमेशन है ना, इसमें भी ये कंपनी आपको काम करती है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी की कैपेबिलिटी क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको विंड टरबाइन के कन्वर्टर्स हो गया, आपको गैस के जो काम हो गया, एनालाइजर वगैरह का, बाकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का काम हो गया, ये सारा कंपनी आपको ऑफर करती है। प्रोसेस ऑटोमेशन फॉर आपको स्टील इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री के लिए कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको 23 हाई ग्रोथ सेक्टर में कंपनी का बिजनेस है, जिसमें आपको पर्टिकुलर डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल, बाकी मॉडरेट सेक्टर अगर आप देखेंगे तो आपको वाटर, वेस्ट वाटर हो गया, आपको ऑयल एंड गैस हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रबर एंड प्लास्टिक हो गया। तो ये कुछ सेक्टर हैं। लोग अगर आप ग्रोथ सेक्टर देखेंगे तो टेक्सटाइल, सीमेंट जैसा सेक्टर जो है, यहां पर भी कंपनी का जो बिजनेस है वो हमको देखने को मिलता है। तो काफी डाइवर्सिफाई बिजनेस है। सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी जो है मार्केट पोजीशन को लेकर के काफी क्लियर है। एबीबी इंडिया का टारगेट है टू क्लाइंब फ्रॉम इट्स करंट 4th पोजीशन टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट मार्केट फॉर द ग्लोबल एबीबी ग्रुप बिफोर 2030, यानी कि आने वाले 2030 से पहले कंपनी 4th पोजीशन को छोड़ करके 3rd पोजीशन पर आना चाहती है। ये कंपनी का टारगेट है। उसके अलावा कंपनी का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो एबीबी इंडिया इज अ लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशन फॉर यूटिलिटी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें आपको कंपनी ने यहां पर आपको बताया है। और कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये किसके अंदर में आता है, तो ये आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर में ही आता है। यहीं पर कंपनी सोलर इन्वर्टर की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो मोशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि कंपनी आपको इलेक्ट्रिक मोटर से लेकर के इलेक्ट्रिक मोटर के ड्राइव हो गया, जनरेटर हो गया, इन सब की भी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाकी आपको रोबोटिक्स के ऊपर में भी कंपनी का फोकस है। बाकी एनर्जी ट्रांजिशन में भी कंपनी यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। उसके अलावा कंपनी का इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपांड करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर रही है। और 140 करोड़ का जो है ना कंपनी ने अभी रिसेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट भी किया था। और अभी अर्लियर कमिटमेंट देखेंगे तो 1000 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपांशन जो है वो आने वाले 5 साल में कंपनी ने टारगेट लेकर के रखा है। यानी कि आने वाले 5 साल में कंपनी 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आपको करने वाली है अपने कैपेक्स को इंप्रूव करने के लिए। टेक्नोलॉजी को भी कंपनी इनोवेट कर रही है। बाकी डिजिटल लीडरशिप के ऊपर में भी कंपनी का फोकस है। और उसके अलावा डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड एआई के ऊपर में भी कंपनी यहां पर हमको वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। विद द हेल्प ऑफ एआई कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रही है। तो एबीबी इंडिया कंपनी का नाम है। बाकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लांट जो है ईवी चार्जिंग इक्विपमेंट का, वो कहां पर है, तो वो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। बाकी फर्दर बात करूं तो कंपनी के साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी है। कंपनी का एबीबी ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है जो कि स्विट्जरलैंड की है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। हाई टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंपनी है। फोकस है कंपनी का ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो आने वाले टाइम में इंडिया में ये जो दोनों जो हाई ग्रोथ सेक्टर है ना, इसमें जो भी काम होगा
तो उसमें आपको यहाँ पर एबीबी इंडिया को डायरेक्टली हमको फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी का मेक इन इंडिया में भी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट एंड जो इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स जो है ना वो यहाँ पर कंपनी को देखने को मिल रहा है। बाकी की पार्टनरशिप भी कंपनी ने किया है बहुत सारे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, होंडई हो गया, इनके साथ में कंपनी का टाई अप है। बाकी कंपनी ने पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज के साथ में पार्टनरशिप किया है जैसे कि नीति आयोग हो गया, ईवी मोटर्स इंडिया हो गया, इनके साथ में आपको कंपनी ने टाई अप वगैरह भी करके रखा हुआ है। बाकी अगर मैं एबीबी इंडिया के नंबर्स की बात करूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेवेन्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो कैलेंडर ईयर, यहां पर ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली क्या होता है ना कि जो कंपनीज के नंबर आते हैं वो कैसे आते हैं, तो वो आपको फाइनेंशियल ईयर में आता है, पर यहां पर जो कंपनी के नंबर्स आपको देखने को मिलेगा वो आपको कैलेंडर ईयर में देखने को मिलेगा। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है, तो ये आपको जनवरी से स्टार्ट होगा और फिर ये आपको दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो कैलेंडर ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, तो 8,568 करोड़ था। कैलेंडर ईयर 23 में बढ़कर के 10,447 करोड़ हुआ। कैलेंडर ईयर 24 में बढ़कर के 12,188 करोड़। ऑलरेडी अभी कैलेंडर ईयर 25 खत्म हो चुका है, पर अभी डेटा जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, इस वजह से मैं आपके साथ वो डेटा शेयर नहीं कर रहा हूं। बाकी पास्ट का अगर आप ईयर ऑन ईयर में कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो यहां पर आपको 17% का ग्रोथ देखने को मिला। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 22% से ग्रो किया है। हालांकि कंपनी का साइज के हिसाब से कोई बुरा नंबर नहीं है क्योंकि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली जो कंपनी होती है ना वहां पर आपको ग्रोथ रेट ऐसा ही देखने को मिलता है। वहीं अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। 1016 करोड़ से बढ़कर के 1242 करोड़ और उसके बाद बढ़कर के 1872 करोड़, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के मार्जिन्स में आपको काफी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है और इसकी वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स है वो आपको 14% से बढ़कर के 19% पर पहुंचा है। तो 5% का मैसिव ग्रोथ आपको मार्जिन में देखने को मिला और इसकी वजह से आपका कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पर आपको बढ़ा है। बाकी अगर मैं फर्दर वैल्यूएशन की बात करूं तो एबीबी इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो आपको ओवर वैल्यू स्टॉक है एज पर पी और पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। फंडामेंटल कंपनी का काफी स्ट्रांग है क्योंकि एक तो मार्केट कैप कंपनी का काफी बड़ा है, आरओई एंड आरओसी कंपनी के साइज के हिसाब से अच्छा है 28 एंड 38%। डेट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि जो कंपनी का रिजर्व है ना वो आपको 7,000 करोड़ से ज्यादा है। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के केस में। वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो एक तो यहां पर प्रमोटर की 75% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो थोड़ी होल्डिंग डाइल्यूट हुआ है पर अभी भी 7.5% से ज्यादा होल्डिंग एफआईआई के पास में है। म्यूचुअल फंड की भी जो होल्डिंग है वो यहां पर आपको 9% से ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि ओवरऑल आपको 16-17% की होल्डिंग जो है वो इंस्टीट्यूशन के पास में है। बाकी जो रेस्ट बचता है वो आपको पब्लिक के पास में है जो कि 8.39 से घट करके 8.20 पर आया, क्योंकि यहां पर जो प्रमोटर है ना उनके पास में ही इतना ज्यादा स्ट्रांग होल्डिंग है तो बाकी किसी के पास में ज़्यादा बचता नहीं है। तो जो भी बचता है 25% वो तीनों ने मिल बांट करके जो है होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको पहली कंपनी हो गई, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है तो इसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए सेकंड कंपनी की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है और कंपनी ने अभी रिसेंट टाइम में ज़बरदस्त करेक्शन दिखाया है और कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एक्सीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड। देखिए ये कंपनी फंडामेंटली बहुत वीक है, अभी रिसेंट ईयर में तो कंपनी यहाँ पर आपको लॉस मेकिंग निकल के आई है, तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है इस कंपनी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि कंपनी स्मॉल कैप है इस वजह से हमने इस कंपनी को डिस्कशन में रखा है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्मॉल कैप है तो आपको बिल्कुल किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में ब्लाइंडली आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना डिसीजन जो है काफ़ी सोच समझ करके बनाइएगा। बाकी इस कंपनी के साइज़ की बात करूँ तो 1392 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। हालांकि एक समय पर एक्सीकॉम के जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे आ रहे थे, कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी, पर उसके बाद कंपनी के जो नंबर्स है वो थोड़ा वीक आना चालू हुए और उसके बाद मार्केट ने उसके हिसाब से पनिश किया और वैल्यूएशन इसका काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी एक्सीकॉम जो है वो क्लियरली आपको ईवी चार्जर्स की जो है कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्रिटिकल पावर कंपोनेंट्स वगैरह भी जो है कंपनी वो ईवी चार्जिंग में जो यूज़ होता है ना उसको कंपनी आपको सप्लाई करती है। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी के जो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं तो इसमें आपको एसी चार्जर देखने को मिलेगा, बस के लिए जो चार्जर्स वगैरह होते हैं वो कंपनी बनाती है, डीसी चार्जर देखने को मिलेगा, ई कॉमर्स आप कंपनी का काम करती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में कंपनी एंड टू एंड आपको बिजनेस करती है। देखिए यहाँ पर आप कंपनी का जो क्रिटिकल पावर प्रोडक्ट वाला पोर्टफोलियो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको पावर कन्वर्जन मॉड्यूल्स वगैरह कंपनी बनाती है, डीसी पावर के सिस्टम्स देखने को मिलेगा, लिथियम आयन का बैटरीज देखने को मिलेगा, सिस्टम के जो कंट्रोलर्स वगैरह हो गए वो सारा आपको देखने को मिलेगा कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो डाइवर्सिफाई है और अलग अलग टाइप के जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं ना, जैसे कि आपको हार्मोनी वॉल बॉक्स हो गया, आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जिंग हो गया, हार्मोनी बूस्ट, ये अलग अलग टाइप का साइज है कंपनी का। ट्राईफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा जो कि सबसे एडवांस टाइप का कंपनी का चार्जिंग ये आपको स्टेशन आप बोल सकते हैं, जो चार्जिंग पॉइंट है ना
वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी का जो प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ पर है, तो आपको इंडिया के बाहर भी प्रेजेंस है कंपनी का। मतलब टोटल रेवेन्यू जो है इंडिया में वो आपको 55% है। इंडिया के बाहर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यूके एंड यूरोप से आता है 21%, 45 करोड़ का। यूएस वाला जो रीजन है वहाँ से 11% का रेवेन्यू आता है कंपनी का। और जो आपको सेना कंट्री या फिर जो आपको ओशियाना वाला जो रीजन है यहाँ से आपको 26 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप एक्सीकॉम के बारे में आएंगे तो देखिए कंपनी ने यहाँ पर क्लियरली अपने बारे में बताया है कि एक्सीकॉम टेलीसिस्टम future plan are primarily focused on aggressive expansion of its electric vehicle charging infrastructure business both domestically and globally alongside continued development of its critical power solution। कंपनी का जो क्रिटिकल पावर सॉल्यूशन के जो मैंने प्रोडक्ट बताया था उस पर तो कंपनी का फोकस रहेगा ही, साथ ही साथ कंपनी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिजनेस है इसमें आपको अग्रेसिव ग्रोथ जो है, अग्रेसिव एक्सपांशन जो है वो आपको टारगेट लेकर के चल रही है। बाकी ग्लोबल एक्सपांशन की जो मैंने आपको बात किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सीकॉम इज एक्सपांडिंग इट्स प्रेजेंस इन नॉर्थ अमेरिका, द मिडिल ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया एंड प्लान टू इंटर ब्राजील। द स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ द यूएस बेस्ड डीसी फास्ट चार्जिंग कंपनी जिसका नाम है ट्रिटियम, इसको कंपनी ने 2024 में एक्वायर किया था एंड विद सेंट्रल टू द इट्स ग्लोबल स्ट्रेटेजी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी। तो इस कंपनी को जब कंपनी ने एक्वायर किया उसके साथ कंपनी ने यूएस का जो आप मार्केट है वो कंपनी के लिए यहाँ पर ओपन हुआ। उसके अलावा अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो कंपनी का यहाँ पर आपको इंक्रीज हुआ है और प्रोडक्शन जो है आपको न्यू इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हैदराबाद में 2025 में ही आपको स्टार्ट हो गया था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो अभी आपको इनोवेशन स्टेज में है, इसमें भी और ज़्यादा काम आपको देखने को मिलेगा, एडवांस लेवल पे काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो कंपनी का जो एक कोलैबोरेशन है वो आपको चार्ज जोन के साथ में है, जिसको लेकर के कंपनी 500 से ज़्यादा हाई पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो पूरे इंडिया में कंपनी आपको इंस्टॉल करेगी। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो कोलैबोरेशन है या पार्टनरशिप है वो आपको मुफीन ग्रीन इंफ्रा करके कंपनी है उसके साथ में है टू डेवलप एंड टू एंड ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन। और उसके साथ साथ कंपनी का हीरो इलेक्ट्रिक के साथ में भी यहाँ पर आपको टाई अप है, पार्टनरशिप है, एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू कंपनी 5 लाख से ज़्यादा जो है ना एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो यूनिट जो है वो कंपनी पूरे इंडिया में आपको सप्लाई करने वाली है। तो ये कुछ कंपनी को अच्छे अच्छे जो कंपनीज है उनके साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप हमको देखने को मिल रहा है, एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी का टारगेट है कि आने वाले 2030 तक में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सीकॉम एम टू इंक्रीज द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स ईवी चार्जर बिजनेस to 50% of its total annual revenue by 2030 up from around 25% currently। यानी कि अभी कंपनी का जो करंटली टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका आपको 25% जो है वो हमको ईवी चार्जर बिजनेस से आता है और इसको कंपनी बाय द एंड ऑफ 2030 इसको बढ़ा करके डबल करने वाली है। 50% का टारगेट है। द कंपनी एक्सपेक्ट इट्स ईवी चार्जिंग बिजनेस टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 50 to 60% ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। यानी कि आने वाले 4 से 5 साल में कंपनी का जो ईवी चार्जर वाला बिजनेस है वो आपको 50 to 60% के CAGR से ग्रो कर सकता है और ये काफ़ी हाई ग्रोथ रेट है। और जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है मैंने आपको बताया था 27% इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है और उससे ज़्यादा अगर आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो एक समय पर कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 60% से ज़्यादा था। हालांकि अभी जो है टाटा ने काफ़ी तेज़ी के साथ में अग्रेसिव तरीके से जो है ना इसमें वर्क किया है और मार्केट को एक्वायर किया है। क्रिटिकल पावर सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो अलग अलग टाइप के लिथियम आयन बैटरी हो गया, स्टोरेज सॉल्यूशंस वगैरह हो गया, इनके ऊपर में कंपनी आपको वर्क कर रही है। वहीं अगर आप देखेंगे तो एक्सीकॉम जो है ना मार्केट लीडर है इन द इंडियन ईवी चार्जिंग स्पेस में। सर्विंग करती है कंपनी मेजर ऑटोमोटिव OEM जो जैसे कि आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, MG मोटर्स हो गया, इनके साथ में कंपनी ने टाई अप वगैरह भी करके रखा हुआ है। और अगर मैं एक्सीकॉम के नंबर्स के ऊपर आऊँ तो देखिए एक समय पर कंपनी के नंबर्स में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलता था। 23 to 24 के बीच में देखेंगे ना तो 708 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 1020 करोड़ आया। यानी कि एक मैसिव ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिला। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 44% का जो है ना ज़बरदस्त ग्रोथ हमको देखने को मिला। पर अभी रिसेंट ईयर में क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको घट करके 868 करोड़ पर आया। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर हमको 15% का जो है ना नेगेटिव रिटर्न या नेगेटिव रेवेन्यू जो है रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला। ओवरऑल ये जो सेक्टर है उसमें आपको मैसिव ग्रोथ आ रहा है। ओवरऑल सेक्टर अगर आपको ग्रो कर रहा है और कंपनी जो है वो आपको नेगेटिव में नंबर्स आ रही है, नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और इस वजह से मार्केट ने इसको काफ़ी पनिश भी किया है रिसेंट टाइम में। और अगर मैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। एक समय पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग थी, 8 करोड़ से बढ़कर के 64 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पर अभी रिसेंट ईयर में कंपनी ने लॉस जनरेट किया और वो भी 1-2 करोड़ का नहीं, 110 करोड़ का लॉस देखने को मिला। इतना ज़्यादा लॉस कंपनी का क्यों आया है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कंपनी के ऊपर में डेट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप देखेंगे ना कंपनी के ऊपर में 580 करोड़ से ज़्यादा का डेट है। अब देखिए डेट के केस में क्या होता है ना कि अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता है, बिजनेस आपको अच्छा नहीं कर रहा है, पर उसके बावजूद भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
अब क्योंकि कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट, पहले भी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं करती थी, अब क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, तो इस वजह से जो है ना आपको अगर कंपनी के बिजनेस में थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है तो सीधा कंपनी आपको प्रॉफिट से निकल करके लॉस में चली जाती है। और इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि स्मॉल कैप कंपनी के केस में आपको डेट वाला जो फैक्टर है वो आपको और भी ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ फंडामेंटल की, तो आपको यहाँ पर 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी दोनों आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी में। वहीं डेट की बात करूँ तो 582 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी आपको 0.8 देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो आपको 66% देखने को मिलेगा। एफआईआई की अगर मैं बात करूँ तो एफआईआई की होल्डिंग जो है 0.5% से घट करके बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है। म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको 3.68% अभी है, और वहीं जो पब्लिक की होल्डिंग है वो आपको 30% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको कंपनी है एक्सिकॉम टेलीसिस्टम, जिसको फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंपनी की बात करते हैं जो कि हमारे इस लिस्ट में लास्ट कंपनी है। कंपनी का नाम है अमर राजा, और अमर राजा के बारे में बताने की जरूरत नहीं कि कंपनी क्या करती है। तो ये जो कंपनी है ना, जितने भी आने वाले टाइम में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन आपको बनेंगे, वहाँ पर एक चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको 100% होगी, और वो क्या चीज़ है, तो वो है आपको बैटरी, यानी कि जो लिथियम आयन बैटरी है ना, इसकी आपको रिक्वायरमेंट हमेशा होने वाली है। और ये जो लिथियम आयन बैटरी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंपनी करती है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है अमर राजा करती है। इस वजह से ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आने वाले टाइम में आपको प्ले करने वाली है। अब अगर मैं अमर राजा के केस में बताऊं, कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से कंपनी बिजनेस में है, लास्ट 4 डिकेड यानी कि 40 ईयर से कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। लीडिंग ऑटोमोटिव बैटरी ब्रांड है कंपनी का, मार्केट लीडर है कंपनी टेलीकॉम एंड डेटा सेंटर इंडस्ट्री में, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है कंपनी का। बाकी कंपनी 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। 14 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के पास में। 11,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर कंपनी में काम करते हैं। क्रेडिट रेटिंग वगैरह कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना कि लास्ट पिछले 10 सालों से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 12% के CAGR से हमको ग्रोथ देखने को मिला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी कंपनी के ऊपर में कोई डेट जो है वो भी बहुत मिनिमल है, यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो 286 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि 15,000 करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है और 7,000 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व है कंपनी के पास में। तो इस वजह से डेट कोई बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने ओवरव्यू बताया है। क्या ओवरव्यू है, तो अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज अमर राजा बैटरी लिमिटेड, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लेड एसिड बैटरी इन इंडिया। और कंपनी का नाम जो 2023 में चेंज हुआ था। बाकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल हमको देखने को मिलता है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अलग अलग लोकेशंस में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी आपको रिन्यूएबल एनर्जी और रिसाइकलिंग की, लेड रिसाइकलिंग में भी आपको काम कर रही है। बाकी कंपनी का जो यहाँ पर ऑपरेशन एट ए ग्लांस में देखेंगे तो लेड रिसाइकलिंग प्लांट आप देख सकते हैं। ऑटोमोटिव के लिए कंपनी का क्या क्या बिजनेस है, इंडस्ट्री के लिए आपको क्या क्या बिजनेस है, ऑटोमोटिव के लिए क्या क्या बिजनेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी कंपनी का जो फोकस है, अगर आप देखेंगे ना तो कैपेक्स के ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है, यानी कि जो अपनी कंपनी का जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको कंपनी इंक्रीज कर रही है। और उसके लिए कंपनी ने कंसंट्रेट किया है 9,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है इन अ मैसिव गीगा कॉरिडोर कंपनी बनाने वाली है, जो कि तेलंगाना के डीवीटीपल्ली में ये जगह है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग होगा। एम तो है फॉर कम्युलेटिव कैपेसिटी ऑफ 16 गीगावाट आवर ओवर द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि आने वाले जो 2030 के बाद का जो डिकेड होगा तब तक कंपनी ने टारगेट रखा है कि कंपनी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा करके 16 गीगावाट आवर तक लेकर के जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर आपको काम वगैरह भी चल रहा है, यहाँ पर आपको डेटा वगैरह भी आपको शेयर किया गया है। बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट आपको देखने को मिलेगा, 2 4 व्हीलर का प्लांट और 2 व्हीलर का प्लांट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। बैटरी का 4 व्हीलर का जो प्लांट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको अलग अलग क्लाइंट देखने को मिलेगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि आपको मारुति सुजुकी हो गया, टाटा हो गया, होंडई हो गया, आइचर मोटर हो गया, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा है, फोर्स मोटर है, बोश है, तो ऐसे बड़े नाम है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जिसके लिए कंपनी यहाँ पर आपको वर्क करती है। इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्री है। जो पर्टिकुलर टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जिसमें आपको इंडस टावर से लेकर के BSNL है, एयरटेल है, शनाइडर इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ABB है। फर्दर अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में तो और भी नाम है, जैसे कि आईगार्ड है, इन्फोसिस के लिए भी कंपनी ने यहाँ पर आपको काम किया है। मोबिलिटी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको महिंद्रा से लेकर के BSNL से लेकर के जो और अलग अलग सेगमेंट है ना, वो यहाँ पर मोबिलिटी एंड स्टेशनरी वाले सेगमेंट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। न्यू एनर्जी बिजनेस में भी कंपनी आपको वर्क कर रही है। बाकी बैटरी रिसाइकलिंग के ऊपर में कंपनी का काफ़ी फोकस है, कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि देखिए क्या है ना, अभी ये बहुत बड़ा मार्केट आपको देखने को नहीं मिलेगा बैटरी रिसाइकलिंग। अभी तो ओवरऑल जो रिसाइकलिंग मार्केट है ना, ये भी बहुत बड़ा देखने को नहीं लगता है, पर आने वाले ज़्यादा नहीं 4 से 5 साल के बाद आपको जो है ना
जिस हिसाब से जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो उसको रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ रहा है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को कंफर्म रिसाइकलिंग करना पड़ेगा। और अभी रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े मूव भी लिया था, जो ERP लेकर के आया था, आपको एंड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके जो आया था, आपको पता होगा ये EPR वाली पॉलिसी आया था। इससे भी यहाँ पर इस सेक्टर को काफ़ी पुश मिला था। और आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा बैटरीज बनेंगी तो वो बैटरी स्क्रैप होगा और उसको रिसाइकलिंग करना भी एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। और उसके लिए अमर राजा अभी से वर्क कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है कंपनी ग्रीन फील्ड रिसाइकलिंग यूनिट में, नियर आपको चेन्नई में, विद कैपेसिटी ऑफ 1.5 लाख मेट्रिक टन टू सपोर्ट अ सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक स्पेसिफिक वर्ड आया है ग्रीन फील्ड रिसाइकलिंग। देखिए, दो तरीके का रिसाइकलिंग होता है, दो तरीके का कैपेक्स होता है, एक होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है ना, कि जब कभी भी कोई भी कंपनी अपना जो काम है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती है, यानी कि कंपनी ने लैंड खरीदा, वहां पर कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, फिर वहां से आपको मशीनरी वगैरह इंस्टॉल किया, फिर वहां से आपको रेवेन्यू आया, तो वो आपको ग्रीन फील्ड रिसाइकलिंग होता है। नॉर्मली ये आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। बाकी जो ब्राउन फील्ड रिसाइकलिंग होता है, इसमें क्या होता है ना, कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट है इसमें कंपनी कुछ नए इक्विपमेंट लगा देती है और इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है, तो वो आपको ब्राउन फील्ड रिसाइकलिंग होता है या ब्राउन फील्ड कैपेसिटी होता है, ब्राउन फील्ड कैपेक्स बोलते हैं। और ये इसका जो इंपैक्ट है वो आपको तुरंत दिखेगा, यानी कि आने वाले 1 साल 2 साल में इसका इंपैक्ट दिख जाएगा। पर ग्रीन फील्ड का जो इंपैक्ट है कंपनी के रेवेन्यू में, वो आपको काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पूरा कैपेक्स वाला प्लांट है, वो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा कंपनी का। बाकी न्यू एनर्जी बिजनेस में भी कंपनी यहाँ पर आपको फोकस कर रही है, जो गीगा सेल प्लांट हो गया या कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट हो गया। बाकी अगर आप कैपेक्स प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर आपको चल रहा है, ये सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे कंपनी का जो रिवाइज टाइमलाइन है क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर 26 से कंपनी ने हटा करके फाइनेंशियल ईयर 27 रखा है, जब कंपनी का प्लांट जो है वो आपको कंप्लीट होगा। और उसके अलावा स्केल एक्सपांशन देखेंगे तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो अभी फर्दर जो टारगेट है 2030 तक में 16 गीगावाट आवर का है, पर इसको बढ़ा करके पोटेंशियली टू रीच 25 गीगावाट आवर टू मेंटेन ग्लोबल कंपिटिटिवनेस जो है ना, उसको मेंटेन करके रखने के लिए कंपनी और भी बड़े टारगेट जो है वो यहाँ पर आपको सोच के रख रही है। बाकी फर्दर देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि गीगा इनोवेट बैटरी का काम हो गया, न्यू एनर्जी डिवीजन हो गया, ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर के साथ में कंपनी आपको एग्रीमेंट साइन कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, जिसमें आपको एथर एनर्जी और पियागो इंडिया के साथ में कंपनी ने पार्टनरशिप भी यहाँ पर आपको किया हुआ है। फॉर आपको किसके लिए, तो सेल्स बैटरी पैक्स एंड चार्जिंग सॉल्यूशंस के लिए, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के लिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो लेड एसिड में भी कंपनी यहाँ पर ग्रोथ कर रही है, 1.2 बिलियन डॉलर से बढ़ा करके 3 बिलियन डॉलर तक का टारगेट जो है नेक्स्ट आपको 7 to 8 ईयर में कंपनी ने रखा है। और इसकी जो डिमांड है लेड एसिड बैटरी की, वो आपको डेटा सेंटर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी फर्दर जो है सोलर EPC के ऊपर में भी कंपनी काम कर रही है, यानी कि एक्सपांड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म बाय सिक्योरिंग लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट जो है कंपनी को यहाँ पर मिल रहा है। 700 मेगावाट पीक का प्रोजेक्ट है फॉर आपको ग्रीन को, एंड 300 मेगावाट प्रोजेक्ट जो है कंपनी को SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कंपनी को यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर आपको सोलर EPC से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी अमर राजा के नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो नंबर्स में आपको कोई मैसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का रेवेन्यू आपको एक डिसेंट तरीके से ग्रो किया है, 10,386 करोड़ से 11,260 करोड़, उसके बाद ये बढ़ करके 12,405 करोड़, तो ये कंपनी का ग्रोथ रेट रहा है। परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको दोनों साल जो है कंपनी ने 10% का ग्रोथ यहाँ पर आपको मेंटेन किया है। इससे पहले कंपनी ने आपको 20% का ग्रोथ दिखाया था, हालांकि उसके बाद 2 साल कंपनी ने वैसा ग्रोथ मेंटेन करके रखने में कामयाब नहीं हुई है। बाकी नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट में आपको ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। और ये क्यों देखने को मिल रहा है, तो ये एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी के रेवेन्यू में जो है ना हमको एक मैसिव ग्रोथ आया है, इसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ग्रो किया है। हालांकि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो आपको कैसा है, तो 14% से घट करके 13% पर आया, तो 1% का मार्जिन में श्रिंक आया है। हालांकि 1% कोई बहुत मैसिव चेंज नहीं है, तो ये आपको 1% 2% प्लस माइनस होते रहता है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में कंसीडर मत करिएगा। बाकी वैल्यूएशन के ऊपर आएंगे तो स्टॉक यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा, चाहे आप पी के हिसाब से देखिए चाहे आप इसको पेग रेशियो के हिसाब से देखिए। सबसे अच्छी बात क्या निकल के आई ना कि कंपनी के किस में कि अभी जो रिसेंट टाइम में कंपनी का Q2 के नंबर्स आए ना, ज़बरदस्त रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। सिर्फ Q2 में कंपनी ने 3,388 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि कंपनी के पास्ट के किसी भी क्वार्टर में सबसे बेस्ट क्वार्टर था। तो आने वाले टाइम में अगर 2 क्वार्टर में कंपनी ऐसे ही रेवेन्यू जनरेट कर लेती है तो फाइनेंशियल ईयर
2026 जो है वो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकता है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कंपनी के फंडामेंटल की, तो मार्केट कैप जैसा मैंने बताया था 15,200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी डिसेंट है 12 एंड 16%। डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब ओनली 286 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है 0.04, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिजर्व आपको 7,000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है कंपनी के पास में। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो यहाँ पर प्रमोटर की लो होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर की लो होल्डिंग कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारी होल्डिंग फिर पब्लिक की है। यहाँ पर एफआईआई की बात करूँ तो 17.97 से 17.37 0.6% का होल्डिंग जो है वो एफआईआई की यहाँ पर डाइल्यूट जरूर हुई है, पर अभी भी जो है ना यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग जो है वो आपको एफआईआई का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है, 16.24 से बढ़ करके ये 17.12 पर आया है, यानी कि ऑन एंड ऑफ आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 0.9% के आसपास जो होल्डिंग है ना वो आपको म्यूचुअल फंड की बढ़ी है। ओवरऑल दोनों मिला देंगे तो 34-35% की होल्डिंग जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन का भी निकल के आ रहा है, यानी कि जितना प्रमोटर के पास में होल्डिंग है उससे ज़्यादा होल्डिंग जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन के पास देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक की होल्डिंग है जो कि आपको 32% के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये तीनों शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तीनों डेटा यानी कि प्रमोटर, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक का आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वीक आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लेकर के, वो आपको पसंद आया होगा। तो आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा है। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी तीनों में से एक्सीकॉम पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस कंपनी में लग रहा है। रीज़न उसके पीछे ये है कि कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ख़राब आ रहे हैं, जो कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। और अगर कंपनी अपने बिजनेस में आने वाले टाइम में अच्छा करती है, नंबर्स अच्छे आते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, तो फिर आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, स्मॉल कैप कंपनी है, लगातार इसमें हमको गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से इस कंपनी को लेकर के थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहिएगा। बाकी कंपेरेटिवली जो एबीबी इंडिया हो या अमर राजा हो, ये दोनों जो है वो आपको काफ़ी बेटर पोजीशन में हमको देखने को मिल रहा है। जो अभी तक हमने बिजनेस देखा, कंपनी का साइज देखा, कंपनी का जो नंबर्स वगैरह देखा, वो काफ़ी इंप्रेसिव हमको देखने को मिल रहा है कंपेरेटिवली। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था। आई होप आपको सारा जो डिस्कशन है वो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरी तरफ से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम किसी भी तरह के सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो हमारे वीडियोस को आपको सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से ही लेना है। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आप बिल्कुल भी मत समझिएगा। कोई भी डिसीजन अगर आपको बनाना है तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद आपको डिसीजन पर जा सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया था, एक जो ऑप्शन था आपको रोबोटिक सेक्टर को लेकर के, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली कमेंट में 1 लिखिए। और जो सेकंड टॉपिक है कि ऐसे हाई ग्रोथ सेक्टर से स्टॉक या फिर ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कि अभी ह्यूज करेक्शन पर अभी आपको अवेलेबल है, तो इस टॉपिक में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली कमेंट में आप 2 लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।